हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है MVVI गेस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग पढ़ाने वाले हैं। इस वीडियो में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 80 मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑब्जर्व क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न जो ना दोस्तों आपका विज्ञान का यहाँ पे वायरल प्रश्न है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले, अगर आपका एग्जाम है विज्ञान का 15 फरवरी को, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम वैसे प्रश्न को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है, क्लास गर्दा होने वाला है। प्लीज दोस्तों, क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। ये सभी प्रश्न मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, स्पेशली बिहार बोर्ड वालों के लिए, जिस भी विद्यार्थियों का एग्जाम 15 फरवरी को है, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना दोस्तों धमाकेदार क्लास होती रहती है। ठीक है, और दोस्तों क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपके फाइनल एग्जाम में जो है ना 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन ये रूल आपके एग्जाम में फॉलो होता है, तो यहाँ पे आपको टोटली 80 ऑब्जर्व प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देना है। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से आप लाइव चैट में कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है, इससे हमको पता चलेगा कि आपका तैयारी बहुत ही मस्त है। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जीवाश्मी ईंधन क्या होते हैं? जीव जंतुओं से प्राप्त ईंधन को हम लोग जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। जैसे कि आपका क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि LPG हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कोयला हो गया। ये सब क्या है दोस्तों? जीवाश्मी ईंधन है। ये किससे प्राप्त होता है? जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। ये कभी ना कभी समाप्त होगी, इसका भंडारण सीमित है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। यहाँ पे जो ना इसका बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? काफी महत्वपूर्ण है, फटाफट से बताइए दोस्तों। ये जो सरदार सरोवर बांध है ना, किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना है। कौन सा नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना कि टेरी बांध किस नदी पर बना है? काफी महत्वपूर्ण है, तो फ्रेंड फटाफट से बताइए ये जो टेरी बांध है ना दोस्तों, किस नदी पर बना है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये गंगा नदी पर बना है। कौन सा नदी पर बना है? गंगा नदी पर। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये भी प्रश्न जो ना पूछे जाएंगे। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जैव गैस क्या होते हैं दोस्तों? एक उत्तम ईंधन होते हैं, और इसमें मीथेन गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है? तो 75% मीथेन गैस पाई जाती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा पांचवा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है, फटाफट से बताइए दोस्तों, पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? काफी महत्वपूर्ण है, और दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो स्टर्ड ने की थी। ठीक है, इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं ना, किस में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को जो है ना यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसका डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि स्विच लगाए जाते हैं
फटाफट से बताइए दोस्तों, ये जो स्विच लगाए जाते हैं ना, कौन से तार में लगाए जाते हैं? तो गर्म तार में लगाए जाते हैं। इसको आप जो ना दोस्तों अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और दोस्तों ये गर्म तार यानी कि इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और दोस्तों उदासीन तार का जो रंग होता है ना, कैसा होता है? काला कलर का होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों वो कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तन करता है यानी कि बदलता है। तो वो क्या होता है दोस्तों? विद्युत मोटर होता है। ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से बताइए जो शुष्क सेल होते हैं ना, इसमें ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तो जस्ता का यानी कि Zn का बना होता है। यहाँ पे जो ना दोस्तों इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण है, फटाफट से बताइए दोस्तों। जो विद्युत चुंबक होते हैं ना, इसको बनाने के लिए हम लोग किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नरम लोहा का छड़ का उपयोग करते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लोग किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं? तो इस्पात का उपयोग करते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना कि डीजल का उपयोग होता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये डीजल का उपयोग किस किस में होता है? भारी वाहनों में होता है, रेल के इंजनों में होता है और विद्युत उत्पादन में होता है, यानी कि ये सभी में होता है। इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, MBBI क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? फटाफट से बताइए दोस्तों, जो खिलौना होता है ना, इसमें हम लोग किस सेल का उपयोग करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें जो हम लोग कौन सा सेल का उपयोग करते हैं? तो डेनेसियल सेल का उपयोग करते हैं, या फिर सूखा सेल, फिर सोलर सेल, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो सूखा सेल का उपयोग करते हैं खिलौने में। यहाँ पे जो ना दोस्तों इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भी प्रश्न जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? फटाफट से बताइए दोस्तों, जो पवन विद्युत जनित्र होते हैं ना, इसमें पवन की चाल कम से कम मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए। और दोस्तों पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। ये भी प्रश्न जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण MBBI क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग जितने भी 80 MBBI या फिर 100 MBBI जो गेस ऑब्जर्व क्वेश्चंस देते हैं ना, इसका PDF हम अपने वेबसाइट पे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो PDF को कैसे डाउनलोड कीजिएगा आपको वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इससे पहले जितने भी क्लास हुए ना साइंस का 80 गेस ऑब्जर्व क्वेश्चंस का PDF फ्री में कैसे डाउनलोड कीजिएगा, इसके लिए हम इसी वीडियो में बताएंगे। इसीलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? फटाफट से बताइए दोस्तों, कौन जो है ना बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो नाभिकीय ऊर्जा है ना, ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि नरोरा नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? फटाफट से बताइए, ये नरोरा नाभिक के विद्युत संयंत्र जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो फ्रेंड यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होंगे? सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी होंगी, जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो देखिएगा दोस्तों, जीव जंतु से प्राप्त ईंधन को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, और इसके बाद यहाँ पे गोबर गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर यानी कि भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? चुंबक के भीतर तो उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया। और दोस्तों किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और दोस्तों चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो 2 ध्रुव होते हैं।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराई कि यहाँ पे आपको बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिएगा घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार होता है ना, इसका कलर कैसा रंग, कौन सा रंग का होता है, तो काला रंग का होता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराई कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसी यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है। फटाफट से बताइए दोस्तों, किसी भी यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन। इसका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। प्लीज दोस्तों यहाँ पे क्लास में काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को जो ना दोस्तों आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितने भी गेस क्वेश्चंस देते हैं आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। एक भी क्लास को यहाँ पे स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो क्लास काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, किसी भी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है वो आपको बताना है, तो प्रज्वलन ताप कहलाती है। ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी कि यहाँ पे आपको बताना है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, जो कली चूना होता है ना, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा किस विलयन का उपयोग हम लोग दीवारों की सफेदी के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे CaOH2 का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। तो लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग का क्या जमने लगता है दोस्तों, पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो लोहा क्या हो जाती है दोस्तों, संक्षारित हो जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, मेरा गारंटी है, इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। विद्युत मोटर जो होते हैं ना दोस्तों, ये इसमें विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी कि यहाँ पे आपको बताना है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो फ्रेंड ये देखिएगा, जल विद्युत संयंत्र जो होते हैं ना, ये आपका स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी कि यहाँ पे आपको बताना है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। फटाफट से बताइए दोस्तों, जो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा होता है ना, इसका मान कितना होता है, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होते हैं। ठीक है, 10 के पावर 6 जूल। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और दोस्तों ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। ऊर्जा का ऐसे मतलब क्या होते हैं दोस्तों, जूल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जूल। और बल का ऐसे मतलब क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। और दोस्तों न्यूटन को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, एन के द्वारा दिखाते हैं। और दोस्तों विद्युत शक्ति का ऐसे मतलब क्या होते हैं, वाट होते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो ग्रेफाइट होते हैं ना, ये विद्युत का सुचालक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी कि यहाँ पे आपको बताना है कि अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। तो फ्रेंड 1 माइक्रो एम्पियर यानी कि 1 एमए किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, जो कि विद्युत धारा
धारा का ऐसे मतलब क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है, फटाफट से बताइए दोस्तों। अमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना क्या होता है, बहुत छोटा होता है। और दोस्तों हम लोग अमीटर का उपयोग किस में करते हैं, विद्युत धारा मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, फटाफट से बताइए दोस्तों। ये रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो धारा के मतलब धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी है। इसका सी वाला ऑप्शन इसका जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, फटाफट से बताइए। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो फ्रेंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का जो गुड कंडक्टर कौन है दोस्तों, सबसे अच्छा चालक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, चांदी है। इसको आप जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि समांतर क्रम संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों। जब भी हम लोग प्रतिरोधों को समांतर क्रम श्रेणी में जोड़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस किस बातों पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न ये होना चाहिए कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, ठीक है, निर्भर नहीं करता है। तो फ्रेंड यहाँ पे नहीं लगा दीजिएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के तापमान पर। ये तीनों बातों पर निर्भर करता है, लेकिन चालक में प्रवाहित धारा का विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है। तो जब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, जिस भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसी करंट कहते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। और दोस्तों अमीटर को हम लोग किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। इसको अभी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण क्लास क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्लास काफी महत्वपूर्ण है, क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास होती रहती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, अयस्क से धातु का निष्कर्षण उसका परिष्करण करके उपयोगी बनाने के प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, धातु क्रम कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि नीला तोता जिसको हम लोग तूतिया कहते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, CuSO4 होता है, ठीक है। इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं, फटाफट से बताइए दोस्तों। जो नाइट्रोजन अणु होते हैं ना उसमें कितने सह संयोजक बंधन होते हैं, तो 3 सह संयोजक बंधन होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संगमरमर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्बल कहते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, विसरण के द्वारा करता है, ठीक है। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, विसरण के द्वारा करता है, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग कौन है दोस्तों, फटाफट से बताइए। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
तो क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए चलिए। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे हम बार बार बता दें दोस्तों, जो कॉर्निया होती है ना, ये नेत्र का क्या होता है, रंगीन भाग होती है, ठीक है। और दोस्तों मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्ध्य को हम लोग किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, तो एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। और दोस्तों आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए, हर्ट टच होते हैं। क्या दोस्तों, हर्ट टच होते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है दोस्तों, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, समान होती है, यानी कि बराबर होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। तो 1/10 सेकेंड तक जो ना दोस्तों किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख में मौजूद रहता है, ठीक है, 1/10 सेकेंड तक। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है दोस्तों, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि 1 वोल्ट का हालत है, काफी महत्वपूर्ण है। तो जूल प्रति कूलाम के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड जो अमीटर होते हैं ना, विद्युत परिपथ में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रभावित होती है। तो विद्युत धारा का मान क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है, ठीक है। तो यहाँ पे Q यानी कि आवेश 120 कूलाम दिया गया है। फिर यहाँ पे T का ऐसे मतलब क्या होते हैं, टाइम का सेकंड होते हैं, जो कि 1 मिनट दिया हुआ है। तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। इसको जब काटेंगे तो 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 एम्पियर, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और यहाँ पे ऑरियन यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कुंडली में नहीं होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो फिलामेंट का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगा, आर का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में 100% ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आर बराबर क्या होता है दोस्तों, V/I होता है, ठीक है। तो यहाँ पे V का मान कितना दिया गया, 220 वोल्ट दिया गया। फिर यहाँ पे I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कितना है, 2 एम्पियर है। इसको जब काटिएगा तो 110 × 220 हो जाएगा। तो यहाँ पे 110 एम्पियर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट, ओम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा देखिएगा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत यहाँ पे आपको पहचानना है। तो ऐसे में तो नवीकरणीय स्रोत जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो देखिएगा दोस्तों, जैव मात्रा, कोयला, पेट्रोलियम, ये तीनों कभी ना कभी समाप्त होगी ना, इसका भंडारण सीमित है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। उत्तम ऊर्जा स्रोत फटाफट से बताइए दोस्तों, यहाँ पे उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा होगा। तो यहाँ पे बायोमास या फिर लकड़ी या फिर कोयला या फिर पेट्रोलियम। बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो ऐसे में तो जो उत्तम ऊर्जा स्रोत होते हैं क्या क्या होते हैं दोस्तों, देखिएगा, सूर्य होते हैं, उसके बाद यहाँ पे पवन होते हैं, पवन ऊर्जा, ये सब क्या होता है दोस्तों, उत्तम ऊर्जा स्रोत होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के आहार नाल की अवशेषी अंग कौन है।
तो आहार नाल की अवशेषी अंग कौन है? तो अपेंडिक्स है। कौन है दोस्तों? अपेंडिक्स। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुख्य गुहा में। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, यानी कि रक्त जो होते हैं, जो ब्लड होते हैं ना, इसमें शर्करा का स्तर यानी कि लेवल जो है ना कौन कंट्रोल करता है? तो इंसुलिन करता है, इंसुलिन हार्मोन। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी जीव में, मतलब कौन सा जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो काफी सिंपल है, मक्खी में जो ना दोस्तों हीमोग्लोबिन यानी कि एच भी नहीं होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो यहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन होगा दोस्तों? फटाफट से बताइए, काफी महत्वपूर्ण आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में 100% इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोच ऊर्जा स्रोत क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जाके ऑफकोर्स बताइए। तो यहाँ पे लकड़ी, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस हो जाएगा सोच ऊर्जा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, प्रश्न एक रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन हो जाएगा दोस्तों? जैव मात्रा यानी कि बायोमास हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? ठीक है, तो व्युत्पन्न नहीं है, पवन ऊर्जा नहीं है, सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? तो यहाँ पे कोयला तो है, आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। पेट्रोलियम भी है, ये अनवीकरणीय है। और यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, बायोमास, बायोगैस, प्राकृतिक गैस भी है। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या लगता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ठीक है, तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य यानी कि सन है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो यहाँ पे सौर सेल जो होते हैं, सोलर एनर्जी ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि मतलब किसी विद्युत धारावाहित सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है दोस्तों, वही आपको बताना है। तो किसी भी विद्युत धारावाहित सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होती है वो क्या होती है? चुंबकीय क्या होती है दोस्तों? इसके सिरों पर आने पर बढ़ता है या फिर सभी बिंदुओं पर समान होता है? क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके आप कोर्स बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा कि फ्लोबिंग के बामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्लोबिंग के बामहस्त नियम में बाएं हाथ का जो तर्जनी संकेत करती है दोस्तों, क्या क्या संकेत करती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा संकेत करती है। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डायनमो के द्वारा बदला जाता है। तो डायनमो के द्वारा क्या बदला जाता है? आपको पता होना चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त वलय का उपयोग जो है ना हम लोग विद्युत मोटर में करते हैं। किस में करते हैं? विद्युत मोटर में। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 50 हर्ट्ज होती है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो यूनिट होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? यूनिट। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो फ्रेंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसमें कितना आवेश होते हैं? तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न को देख लेते हैं क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है
कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होती है। तो फ्रेंड काफी सिंपल प्रश्न है, तो फटाफट से बताइए। तो ओम होते हैं, ओम को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, ओमेगा के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे टोटली 1 से लेकर 80 तक यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुकी है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे 15 फरवरी के दिन। काफी सारे प्रश्न जो है दोस्तों इसी वीडियो से रहने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि 1 से 80 तक आपको कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब आप इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है दोस्तों धमाकेदार क्लास होती रहती है। ठीक है, और दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करने चाहते हैं ना, तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड कीजिएगा, तो इसके लिए आप जो है ना सबसे पहले हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए, आप व्हाट्सएप में जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आप पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी मस्त तरीका से कर सके। ठीक है, और यहाँ पे फटाफट से क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए, जो भी विद्यार्थी नए हैं हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे डेली शाम 6 बजे क्लास होती है, रात्रि 9 बजे क्लास होती है और दोपहर 1 बजे क्लास होती है, जो भी आप क्लास की है। तो ये सभी क्लास को आप जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में यही सभी क्लास से आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कम समय में हम बेहतर तैयारी करवाते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए दोस्तों थैंक यू, वंदे मातरम।